नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सेकंड पेपर के पार्ट बी की क्लासेस कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज की अगली क्लासेस प्रस्तुत है। आज की जो चर्चा का विषय है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा है आपके सिलेबस का 2019 के सिलेबस का टॉपिक नंबर सेकंड पेपर के पार्ट बी का टॉपिक नंबर 5 और 6 देखिएगा। 5 का टॉपिक नंबर देखिएगा, शिक्षा के संदर्भ में एक पॉइंट लिखी हुई है, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन। मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ये वाला पॉइंट आपको 2020 के यूनिट पार्ट बी में ही यूनिट 2 और 3 में मिल जाएगा। मुख्य रूप से ये 3 से संबंधित है। तो मानव संसाधन की लेक्चर के अगले क्लास में, अगले लेक्चर में ये टॉपिक आज हम लोग करते हैं, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन। ठीक है, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और इस प्रकार के टॉपिक आपके परीक्षा में सीधे इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं कि मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए। मानव संसाधन विकास में वो कौन कौन से कारक हैं जो मानव संसाधन विकास को प्रभावित करते हैं या मानव संसाधन विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम लोग इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि मानव संसाधन और शिक्षा के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कैसे ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मानव संसाधन को प्रभावित करती हैं। पहले उन चीज़ों को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें मानव, शब्दों को अलग अलग समझिएगा। मानव संसाधन विकास और फिर एक साथ इधर शिक्षा, ठीक है, एक साधन के रूप में। इस लाइन को समझते हैं सबसे पहले, फिर बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, मानव है एक संसाधन, उसको विकसित करना है, विकास, मानव संसाधन का विकास करना है, और उस विकास में एक साधन है क्या, शिक्षा। कैसे? इसका मतलब साधन क्या है, साधन यहाँ पे शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा है, और हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है मानव संसाधन का विकास। साध्य क्या है, मानव संसाधन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें 2 रूप में देख लेना है। एक रूप तो ये हुआ कि शिक्षा एक साधन है मानव संसाधन विकास का। दूसरा, थोड़ा सा हम लोग ये साबित करेंगे कि शिक्षा कितना प्रभावित करता है मानव संसाधन विकास को, और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। मानव संसाधन विकास को सूचित करने वाला जो पैमाना है, उस पैमाने को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। कुछ और पैमाने हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और मानव विकास सूचकांक के माध्यम से ये पता करते हैं कि किसी भी देश या राज्य की क्या स्थिति है ह्यूमन डेवलपमेंट की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, और तीसरा आय। इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें, एक तो जीवन प्रत्याशा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एक आय जो रोजगार से रिलेटेड है, और एक शिक्षा जिसका संबंध यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीधा शिक्षा से रिलेटेड है। 3 चीज़ों में से एक चीज़, तो इसका मतलब मानव संसाधन विकास में से जो शिक्षा है, शिक्षा एक साधन जो है, वो मानव विकास सूचकांक का भी एक अंग है। ये बात ध्यान में रखकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, मानव संसाधन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं और आपके सिलेबस के बीच हैं, वो एक शिक्षा है और एक दूसरा स्वास्थ्य है। और कौन कौन से कारक हो सकते हैं? और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे मानव संसाधन विकास को शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 सीधे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा कारक आय है जो सीधे प्रभावित करती है। चौथा कारक आपका वो सुविधाएं हैं जो सुविधाएं मानव विकास के लिए
होना ज़रूरी है, वो सेवाएं हैं, ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, कई चीज़ें हैं, वो सब प्रभावित करेंगे मानव संसाधन विकास को। लेकिन आज की जो चर्चा का हमारा विषय है उस पर हम लोग फोकस रहते हुए ये बात करेंगे कि मानव संसाधन विकास को प्रभावित करने में मानव संसाधन विकास को शिक्षा एक साधन के रूप में कैसे है, या शिक्षा एक साधन किस प्रकार से बनती है मानव संसाधन के विकास के लिए। ठीक है, शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा की भूमिका क्या है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें यह दिखाना है कि रिज़ल्ट के तौर पर हमें मानव संसाधन मिलना चाहिए, मानव संसाधन विकास मिलना चाहिए, और इस रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा से हम कैसे मानव संसाधन विकास का रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा यहाँ पे क्या हो गया, शिक्षा हो गया कारण, और कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया यहाँ पे मानव संसाधन विकास। शिक्षा क्या हो गया, शिक्षा हो गया यहाँ पे साधन, और साध्य क्या हो गया, लक्ष्य क्या हो गया, मानव संसाधन विकास। तो हमें यह यदि हम लोग यह दिखा दें कि ये शिक्षा है, इससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं या होता है, ये शिक्षा के कारण ये चीज़ें होती हैं, और मानव संसाधन के ये लक्षण हैं जो शिक्षा से प्राप्त होते हैं, तो हम ये दिखा पाने में स्पष्ट हो जाएंगे, मतलब हम स्पष्ट तरीके से ये दिखा पाने में सक्षम हो जाएंगे कि शिक्षा कैसे मानव संसाधन को प्रभावित करती है। ठीक है, एक चीज़ और छोटी सी चीज़ स्पष्ट कर देते हैं मानव संसाधन के संदर्भ में। जैसे यहाँ पे लिखा है मानव संसाधन विकास, देखिए मानव, फिर मानव संसाधन, फिर मानव पूंजी, फिर एक कॉन्सेप्ट मानव विकास। इतनी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हर मानव संसाधन हो यह ज़रूरी नहीं है, वह मानव जिसमें कार्य क्षमता निहित है, कार्य करने की क्षमता निहित है, वही मानव क्या होगा, मानव संसाधन होगा। मानव पूंजी क्या होगा, मानव पूंजी कार्य क्षमता युक्त वह मानव होगा जो उत्पादकता में सहयोग कर रहा होगा, जिसकी उत्पादकता होगी, जो उत्पादकता बढ़ा रहा होगा, जो क्या होगा, श्रमशील होगा। और मानव विकास का संबंध किससे है, मानव विकास का संबंध गुणवत्तापूर्ण जीवन से है, गुणवत्तापूर्ण जीवन से है। तो हमें ये देखना है कि शिक्षा एक मानव है, जिसको आप हार्डवेयर समझ लीजिए, हार्डवेयर, और शिक्षा उसका क्या है, शिक्षा को सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। तो मानव में शिक्षा डालने पर, मानव रूपी हार्डवेयर में शिक्षा रूपी सॉफ्टवेयर डालने पर वह मानव संसाधन, मानव पूंजी और मानव विकास को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये बात हम लोग को सिद्ध करनी है। मानव पूंजी मतलब मानव संसाधन को दो रूप में विकसित किया जा सकता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में विकसित किया जा सकता है और मानव विकास के रूप में विकसित किया जा सकता है। यदि हम मानव संसाधन को मानव विकास के रूप में सीधे विकसित कर दें तो मानव पूंजी हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह जो गुणवत्तापूर्ण जीवन युक्त मानव होगा, गुणवत्ता युक्त जो मानव होगा वह निश्चित रूप से मानव पूंजी ही होगा। तो एक तो लक्ष्य होता है कि हम व्यक्ति को ऐसा बना दें जिसकी उत्पादकता बढ़ जाए। शिक्षा इसलिए दे दें ताकि वो कमाने लगे, शिक्षा इसलिए दे दें ताकि वो अच्छा रोजगार पा जाए। और एक लक्ष्य ये होता है कि शिक्षा इसलिए दे दें कि वह न केवल रोजगार पा जाए बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सके। तो यह वाला व्यक्ति यदि हम बना दें तो यह वाला व्यक्ति हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा और हमारा मानव संसाधन सुदृढ़ हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है मानव विकास। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, मानव संसाधन विकास शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इतनी छोटी सी बात समझने के बाद देखिए, हमें ये तय करना है, जैसे एक मानव है, ठीक है, इस मानव के संसाधन के दृष्टिकोण से तीन पक्ष हैं।
हमें क्या सिद्ध करना है, मानव विकास जो कि हमारा लक्ष्य है, ठीक है, और शिक्षा जो कि हमारा साधन है, तो शिक्षा से मानव विकास हमें कैसे प्राप्त होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें देखना है। तो जैसे मानव है, तो मानव के संसाधन के दृष्टिकोण से 3 पक्ष हैं, बाकी और भी पक्ष होंगे, लेकिन हम लोग संसाधन के दृष्टिकोण से बात करेंगे जो यहाँ पे प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, ठीक है। एक इसका बौद्धिक पक्ष है मानव का, दूसरा इसका सामाजिक पक्ष है मानव का, तीसरा इसका भावनात्मक पक्ष है। मानव के बारे में जब तक ये 3 बातें आपको नहीं समझ में आएंगी, तब तक आप संसाधन और शिक्षा के बीच का जो रिलेशन है वो नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। मानव के संसाधन के दृष्टिकोण से हम लोग ये देखते हैं कि इसके 3 पक्ष हैं। बौद्धिक पक्ष के कौन कौन से तत्व हैं, सामाजिक पक्ष के कौन कौन से तत्व हैं, भावनात्मक पक्ष के कौन कौन से तत्व हैं, यह हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या शिक्षा से बौद्धिक पक्ष विकसित होता है, क्या शिक्षा से सामाजिक पक्ष विकसित होता है, क्या शिक्षा से भावनात्मक पक्ष विकसित होता है। और यदि शिक्षा से ये तीनों पक्ष विकसित हो जाएं तो निश्चित रूप से मानव सामान्य या नॉर्मल मानव नहीं रहेगा, मानव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मानव संसाधन में, और उसका हो जाएगा क्या, विकास, जिसको हम लोग पूंजी के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये कि इसका बौद्धिक पक्ष कौन कौन सा है, ठीक है। इसे हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर मैं लिखता हूँ। बौद्धिक पक्ष में मानव के वो सारे कार्य आते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, बुद्धि से रिलेटेड सारे कार्य आते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो सारे काम जो बौद्धिक कार्य हैं वो सब इसमें आएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज, फिलॉसफी का नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज हैं, समाज का नॉलेज, जितने भी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं वो सब विशिष्ट नॉलेज कहलाएंगे। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि का काम है। कौशल अर्जन करना किसका काम है, कौशल अर्जन करना बुद्धि का काम है। फिर अनुभव बुद्धि का काम है। फिर ज्ञानात्मक व्यवहार कॉग्निटिव भी है, जैसे ज्ञानात्मक जटिलता मतलब विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, समीक्षा करना, त्रुटि निकालना, त्रुटि को दूर करने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये बुद्धि का काम है, ठीक है। ज्ञान के प्रति इच्छा होना भी क्या है, बुद्धि का काम है। चाहत, डिज़ायर, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता, ये सब किसके लक्षण हैं, ये सब बुद्धि के लक्षण हैं। ज्ञान प्राप्त की इच्छा या सीखने की इच्छा, ये सब किसके लक्षण हैं, ये सब बौद्धिक पक्ष हैं मानव के। तो आप पाएंगे कि बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान, कौशल अर्जन, अनुभव, ज्ञानात्मक व्यवहार, जिसमें ज्ञानात्मक जटिलता जैसे कि विश्लेषण करना, समीक्षा करना, ज्ञान के प्रति इच्छा या सीखने की ललक, वैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता, ये सारे पक्ष, ये सारे तत्व बौद्धिक पक्ष के हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बात सोच लेनी है, क्या शिक्षा इन सारे तत्वों को विकसित करती है। और अभी हम आगे स्पष्ट करेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली है और वो उनसे क्या क्या प्राप्त होता है किस शिक्षा से। तो हम पाएंगे कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बुद्धि विकसित करना। शिक्षा का लक्ष्य है विशिष्ट ज्ञान। जब हम पीजी करते हैं या पीजी से ऊपर पीएचडी, एमफिल करते हैं तो हम किस ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कौशल अर्जन है ना, कौशल स्किल अर्जन करना, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, व्यावसायिकता को बढ़ावा मिलता है। अनुभव, जब हम बुद्धि या शिक्षा से हमें
बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मिलता है, कार्य करने का, बहुत सारी चीज़ें सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। ज्ञानात्मक व्यवहार हम संश्लेषण, विश्लेषण, समीक्षा करने योग्य बनते हैं। ज्ञान के प्रति हमारी सीखने के प्रति लालसा, जो इच्छा है, वो उत्सुकता है, वो बढ़ने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, वैज्ञानिकता आती है, प्रगतिशीलता आती है, आधुनिकता के साथ समायोजन बनाने की क्षमता आ जाती है। अर्थात ये सारे पक्ष शिक्षा विकसित करती है। और यदि ये सारे पक्ष शिक्षा विकसित करती है तो निश्चित रूप से इन सब का योगदान, अभी आगे चल कर के एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि मानव संसाधन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखेंगे कि ये सारे गुण मानव संसाधन विकास में समाहित हो जाएंगे। तो इसका मतलब बौद्धिक पक्ष विकसित होता है। ठीक है, आइए दूसरा पक्ष देखते हैं क्या है। मानव के संसाधन का जो दूसरा पक्ष है वो क्या है? सामाजिकता। मानव का जो दूसरा पक्ष है वो सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष, ठीक है। सामाजिक पक्ष क्या है? मानव का सामाजिक संबंध। मानव का सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के अंतर्गत मानव का एक वो नेटवर्क आता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं और एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब दूसरा, सामाजिकता विकसित होती है। सामाजिकता का मतलब है कि सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक मूल्य इसमें आएंगे। ठीक है। सामाजिक पक्ष के अंतर्गत और क्या है? सामाजिक मूल्य के अंतर्गत जैसे मान लीजिए दया, करुणा, समाज में सहायता करने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, लोगों को समझने की प्रवृत्ति, एक साथ मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति, एक साथ उत्सव त्यौहार मनाने की प्रवृत्ति, ये सब इसमें बातें आएंगी। ठीक है। ये व्यवहार विकसित होता है और सामाजिक विश्वसनीयता बनती है। विश्वसनीयता इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। जो सामाजिक पक्ष है मानव का, वो मानव का समाज बनाने की प्रवृत्ति है। आप देखेंगे, पाएंगे कि जो हमारी शिक्षा है क्या इस चीज़ को विकसित करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो उच्चतर शिक्षा है, हायर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन का उद्देश्य ही होता है क्या? मानव के सामाजिक पक्ष को विकसित करना। तो मानव के सामाजिक पक्ष, इसका यूज कहाँ करेंगे? मानव विकास में। क्या हम ऐसी स्थिति को मानव विकास कहेंगे जहाँ अलगाव हो, जहाँ एक दूसरे से संघर्ष हो, जहाँ समाज में परस्पर शांति का भावना ना हो? क्या उस देश का मानव विकास सूचकांक अच्छा होगा? नहीं, कभी नहीं। तो विकास में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं मानव के। ठीक है। तो शिक्षा से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तीसरी चीज़, जो मानव का जो तीसरा पक्ष है वो है भावनात्मक पक्ष। मानव के भावनात्मक पक्ष में जो तत्व आते हैं पहले वो लिख दिया जाए। जैसे आत्मविश्वास, जैसे महत्वाकांक्षा, जैसे साहस, जैसे सहिष्णुता, जैसे जोखिम उठाने की क्षमता, साहस के साथ जोड़ सकते हैं, उठाने की क्षमता, जैसे उदारवादी व्यवहार या लचीलापन। ये किससे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? अब क्या आपको देखना ये है, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, साहस, सहिष्णुता, जोखिम उठाने की क्षमता, लचीलापन, क्या ये सारे तत्व शिक्षा से आ जाते हैं? और यदि ये शिक्षा से आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस मानव का विकास, उस मानव संसाधन का विकास हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये देखा कि मानव के 3 पक्ष हैं और इन तीनों पक्षों को शिक्षा समुचित तरीके से विकसित करती है। आप तुलना कर लें। 3 व्यवहारिक स्थिति में बताता हूँ। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है। ए व्यक्ति शिक्षक है, बी व्यक्ति व्यवसायी है
सी व्यक्ति बेरोजगार है, मजदूर है। ए व्यक्ति के पास धन पर्याप्त है, बी व्यक्ति के पास धन पर्याप्त है, सी व्यक्ति के पास धन की कमी है और ए व्यक्ति के पास शिक्षा पर्याप्त है। धन की चर्चा यहाँ नहीं, धन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बराबर मान लेते हैं। ए व्यक्ति के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, शिक्षा का महत्व ये शिक्षक समझता है, तो अपने ये 2 बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा दिलाएगा और ये दोनों बच्चे उसके उच्चतर हाई शिक्षा प्राप्त करेंगे, हायर शिक्षा प्राप्त करेंगे, पीएचडी करेंगे, ठीक है। धनी वाले जो व्यवसायी हैं इनके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, व्यवसाय करेंगे और मजदूर शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, पर ये प्राइमरी शिक्षा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इनको आगे चल कर के मजदूरी करनी है, ट्रेंड है। एक सामान्य बात कर रहा हूँ। अब आप पाएंगे कि तीनों वर्ग में तीनों पक्ष देख लीजिए। एक पक्ष आप देख लीजिए बौद्धिकता का, एक पक्ष देख लीजिए आप सामाजिकता का और भावनात्मकता का। 3 पक्ष हैं। बौद्धिक पक्ष शिक्षक के बच्चों का उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चों का बौद्धिक पक्ष क्या होगा, विकसित होगा, जिसमें इसमें तत्व बताए हैं जो भी विशेष ज्ञान, कौशल, अनुभव है ना, ज्ञानात्मक जटिलता, संश्लेषण, विश्लेषण आदि करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो जब इनको नौकरी मिलेगी तो ये नौकरी कौन सी करेंगे, ये नौकरी हमेशा करेंगे गोल्ड कॉलर जॉब, डिसीजन मेकिंग वाली, या तो वाइट कॉलर जॉब वाली नौकरी करेंगे। ये हमेशा उस पद पर होंगे, निर्णयन के पद पर होंगे, ये डॉक्टर होंगे, ये प्रोफेसर होंगे, ये इसी प्रकार के उच्च कार्य करेंगे, श्रमशील कार्य नहीं करेंगे। और इनका जो सामाजिक पक्ष है, जैसे सामाजिक ताना बोना, जैसे सामाजिक संबंध, जैसे विश्वसनीयता, वो क्या होगा, वो दूर तक होगा, ज़्यादा विस्तृत होगा, ज़्यादा लोगों से संबंध होगा और इनका जो विश्वसनीयता है, समाज में जो इनकी रिलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, विश्वसनीयता होगी ज़्यादा। तो एक पढ़े लिखे जैसा व्यवहार होगा। व्यवसायी के बच्चे क्या होंगे, धन या अर्जन के मूल्य पर कार्य करेंगे, सिद्धांत पर काम करेंगे। तो इनमें ये बौद्धिक पक्ष क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा विकसित नहीं होगा। सामाजिक पक्ष ज़्यादा विकसित नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ शिक्षक के बच्चों की भावनात्मक पक्ष पर चर्चा करना भूल गया। भावनात्मक पक्ष क्या होगा इनका, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा इनकी ज़्यादा होगी, इनकी होगी। तो महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता, प्रगतिशील मूल्य, आधुनिकता, ये सब इन बच्चों में ज़्यादा होगी और अपेक्षाकृत इन बच्चों में कम होगी। मजदूर के बच्चों में क्या, मजदूर के बच्चों में बौद्धिक विकास क्या होगा, क्योंकि वो प्राइमरी शिक्षा ले नहीं। प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ होता है पढ़ना लिखना सीखना, पढ़ना और लिखना सीखना। तो प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बौद्धिकता, सामाजिकता और भावनात्मकता अपेक्षाकृत इनका क्या होगा, कम विकसित होगा। और व्यवसायी या धनी वर्ग के जो बच्चे हैं इनका केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भावनात्मक पक्ष और कुछ सामाजिक पक्ष विकसित हो सकता है, बौद्धिक पक्ष नहीं विकसित होगा। जबकि हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये बताया कि यदि मानव संसाधन विकास करना है तो ये तीनों पक्ष बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों पक्ष क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। इसी आधार पर भारत की शिक्षा प्रणाली, ये तो हम लोग भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी है, बहुत सारे देशों में 3 स्तर पर रखी गई है। और वो 3 स्तर क्या हैं, 3 स्तर हैं, प्राइमरी, द्वितीयक
और तृतीयक एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा, मध्य और उच्चतर शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना लिखना है, द्वितीयक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है और तृतीयक शिक्षा का उद्देश्य आपका व्यवसाय, विशेष ज्ञान और शोध, है ना, वहाँ तक पहुँचता है। तो इन तीनों प्रकार की शिक्षा से ये तीनों चीज़ें विकसित होती हैं, यह मान करके त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली रखी गई। अर्थात जब हमें मानव संसाधन विकास प्राप्त करना होगा तो हम ये 3 प्रकार की शिक्षा प्रणाली से इन तीनों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अब आप ये समझ चुके हैं कि मानव संसाधन विकास के 3 पक्ष हैं, तीनों पक्ष विकसित होने चाहिए मानव के, और उनको शिक्षा किस प्रकार से विकसित करती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति या जो हमारा मानव संसाधन होगा, चाहे आप ये मान लीजिए, चलिए यही मान के चलते हैं कि मानव संसाधन विकास के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, और वो हम देखेंगे जैसा कि अभी 3 पॉइंट के थ्रू पढ़े हैं कि क्या ये सारे तत्व उस शिक्षा पद्धति से आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मानव पूंजी के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। एक वो व्यक्ति जो मानव पूंजी है या एक वो व्यक्ति जो मानव संसाधन हैं, उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण होते हैं और वो लक्षण क्या शिक्षा से आते हैं, ये आप वेरी कर पाएंगे। चलिए पहले हम आपको लक्षण बता देते हैं। चलिए कोष्टक में ये भी लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, हम यही मान के चल रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति, देखिए 2 चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति। मतलब स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति जब होगा तो वो एक कंप्लीट मानव संसाधन होगा। तो यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं ये मान करके कि स्वस्थ है वो, ठीक है ना। तो स्वस्थ जो एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर है, उसको हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन का जो पहला लक्षण है जिसके जो आता है, जिसके कारण कुछ काम नहीं हो सकता, वो क्या है? दक्षता, इफ़िशियंसी। दूसरा लिख देते हैं पहले, फिर स्पष्ट करते हैं। दूसरा जैसे शक्ति, सशक्तिकरण। तीसरा विभिन्न प्रकार के मूल्य। चौथा प्रगतिशीलता। पांचवा गतिशीलता। छठवां उत्पादकता। सातवां अवसरों को पहचानने की क्षमता, ऐसा लिख देते हैं, अवसरों के प्रति जागरूकता। आठवां वैश्विक दृष्टिकोण, एक वैश्विक दक्षता, क्षमता या प्रतियोगिता कर सकने की क्षमता। नव प्रवर्तन युक्त दृष्टिकोण। 10वां निर्णयन क्षमता। 11वां प्रबंधन। 12वां लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। और कुछ पॉइंट हैं, सृजनात्मकता। ठीक है, अनुशासन, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये वो हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि एक मानव हार्डवेयर था और शिक्षा एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। हार्डवेयर को
हार्डवेयर में शिक्षा नामक सॉफ्टवेयर डाला तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, तो उसको हम मानव संसाधन कहेंगे। चलिए उल्टा समझना हो तो मानव संसाधन विकास के ये सारे तत्व हैं। जब किसी मानव में इतने सारे तत्व आ जाएं तो आप समझिए कि वो मानव संसाधन है, विकसित है या मानव पूंजी है वो। ठीक है, तो दक्षता हो, सशक्तिकरण हो, उसका मूल्य हो, प्रगतिशीलता हो, गतिशीलता हो, उत्पादकता हो, अवसरों के प्रति जागरूकता हो, वैश्विक दक्षता हो, नवप्रवर्तन युक्त दृष्टिकोण हो, निर्णय क्षमता हो, प्रबंधन हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हो, ठीक, सृजनात्मकता हो, अनुशासन हो। इतनी सारी चीज़ें कैसे आएंगी? क्या ये चीज़ें पैसे से आएंगी? पैसे से मान लीजिए शिक्षा आएगा तो फिर शिक्षा से आएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? ये सारी चीज़ें मनुष्य में पैदा होते ही नहीं होती हैं, अर्जन करना पड़ता है। क्षमता होती है तो बुद्धि होती है और उस बुद्धि में क्षमता डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें आएंगी शिक्षा से। शिक्षा से आएगी दक्षता, शिक्षा से आएगा सशक्तिकरण, शिक्षा से आएगी विभिन्न प्रकार के मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। प्रगतिशीलता, प्रगतिशीलता का मतलब होता है आधुनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब जैसे हमने प्रगतिशीलता लिखा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम कुरीतियों को छोड़ करके, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों बंधनों को छोड़ करके आधुनिक मूल्यों के साथ समायोजन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है ना। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि को त्याग करके आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। और ये सब बातें शिक्षा से आएंगी। शिक्षा से आएगी क्या? गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का व्यवहार या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाना, अनुकूलित हो जाना, वो गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है। उत्पादकता का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि मानव पूंजी जब होगी, शिक्षा जब होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी और वो उस उत्पादकता के कारण, उत्पादकता मतलब कि वह अर्जन, आय को बढ़ाएगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता का मतलब होगा कि वो समाज में समरसता स्थापित करेगा, शांति स्थापित करेगा, जिससे मानव विकास सूचकांक में वृद्धि होगी। अवसरों के प्रति जागरूकता, एक शिक्षित व्यक्ति उसको, जैसे मान लीजिए मानव के पास श्रम अनिवार्य रूप से होता है, पर अवसर का ज्ञान कैसे होगा? अवसर का ज्ञान शिक्षा से होगा। उस श्रम का दूसरा क्या है? विवेक। दो चीज़ें मानव में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। विवेक का वो कहाँ इस्तेमाल करे, वो किससे प्राप्त होगा? जागरूकता से। और जागरूकता कैसे आएगी? शिक्षा से। ठीक है। वैश्विक दक्षता, आज की शिक्षा के साथ समायोजन स्थापित करके हम ग्लोबल एफिशिएंसी या ग्लोबल कैपेबिलिटी विकसित करने के लिए हमें शिक्षा जरूरी है। नव प्रवर्तन युक्त दृष्टिकोण किससे आएंगे? शिक्षा से आएंगे। निर्णय क्षमता, अच्छी डिसीजन मेकिंग, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और समस्याओं के प्रति निर्णय क्षमता किससे आएगा? शिक्षा से। जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट या अपने समाज का प्रबंधन, परिवार का प्रबंधन, ये सब किससे सीखा जाएगा? शिक्षा सिखाएगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्य पर भरोसा रखता है, समानता पर, स्वतंत्रता पर, है ना, समता पर, उदारवादी मूल्यों पर भरोसा रखता है और सबका निर्णय लेकर के चलता है। तानाशाह को कम करता है, मतलब तानाशाही व्यवहार को कम करता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी से क्या होगा? राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होगी। और राजनीतिक स्थिरता से क्या होगा? राजनीतिक स्थिरता से देश विकसित होगा। ठीक है ना। यही व्यक्ति क्या करेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखेगा। शिक्षित व्यक्ति राजनीतिक स्थिरता को यहाँ पे लिख लीजिएगा, राजनीतिक स्थिरता के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। वो जब चुनाव होगा, इलेक्शन में ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा रखता हो और एक अच्छी सरकार दे सकता हो, एक स्थिर सरकार दे सकता हो। उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा, अनुशासन का विकास होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण आएगी। तो मानव संसाधन के ये सारे तत्व हैं और ये सारे तत्व शिक्षा से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि शिक्षा मानव संसाधन के विकास में सबसे अहम अनिवार्य तत्व है, साधन है। ठीक है। तो शिक्षा साधन है और ये सब साध्य हैं। ये सब हमारे क्या हैं? लक्ष्य हैं। और यही सारे लक्ष्य जब किसी मानव में, मतलब यही सारे तत्व जब किसी मानव में हो जाते हैं तो उसी मानव को मानव संसाधन
कह दिया जाता है, या मानव पूंजी कह दिया जाता है, या मानव संसाधन विकास कह दिया जाता है, या मानव विकास कह दिया जाता है। ठीक है ना, ये सारे तत्व आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ बातें और करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बनेगा, पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, फिर तथ्यों पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि मानव, कुछ प्रश्न मैं बना दे रहा हूँ, उत्तर आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। पूंजी के विकास में शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है, समझाइए, स्पष्ट कीजिए, कुछ भी लिखा हुआ आगे। दूसरा प्रश्न बन सकता है, मानव संसाधन विकास में विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, या यहीं से प्रश्न चेंज होकर के शिक्षा का महत्व बताइए, या यहीं से शिक्षा का योगदान बताइए, शिक्षा की भूमिका बताइए, शिक्षा एक साधन कैसे है। या मान लीजिए कोई कथन दे दे कि शिक्षा वह धुरी है जिस पर पूरा मानव संसाधन विकास केंद्रित है। या इसी प्रकार का प्रश्न दे दे कि शिक्षा वह धुरी है जिस पर पूरी मानव पूंजी निर्भर है, या जिस पर पूरा विकास निर्भर है। ये बात भी कह दे तो आपको स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मान लीजिए प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ बातें और हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि एक बात आप लोग नोट करेंगे कि भारत में जो शिक्षा है वो त्रिस्तरीय है। पहले प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक शिक्षा। दूसरा माध्यमिक शिक्षा। तीसरा उच्चतर एवं उच्च शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्यों? प्राथमिक शिक्षा इसलिए कि बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएं। इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ साक्षर बनाना है। ठीक है, साक्षर हो जाए। माध्यमिक शिक्षा क्यों? क्योंकि बच्चों का चरित्र निर्माण हो जाए। ये 6 से 14 वाली शिक्षा है, और ये 15 से लेकर के 18 तक की शिक्षा है। ठीक है, 12वीं तक की। और ये उच्च शिक्षा जो है तो 18 से या 19 से 24 तक की शिक्षा है। ठीक है, चरित्र निर्माण हो। और उच्चतर शिक्षा क्यों? उच्चतर शिक्षा इसलिए क्योंकि बच्चे व्यवसाय सीखें, बच्चे विशिष्ट ज्ञान हासिल करें, बच्चे शोध करें। ठीक है, किसी भी देश के मानव संसाधन में प्राइमरी शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है, लेकिन मानव संसाधन विकास को सुनिश्चित करने वाली जो शिक्षा है वो क्या है? वो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि शिक्षा की 3 स्तर से क्या विकसित होता है। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखना है, प्रशिक्षण, जो शिक्षा के दायरे में ही आता है, उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन पहले आपको एक तथ्य के माध्यम से स्पष्ट कर दें कि कुछ इधर शिक्षा अपन करते हैं, शिक्षा को मापने का जो पैमाना है वो साक्षरता दर है। 2 प्रकार की साक्षरता दर होती है। एक प्रकार की साक्षरता दर को कहते हैं प्रभावी साक्षरता दर, और दूसरे को कहते हैं शोधित साक्षरता दर। ठीक है, प्रभावी को इफ़ेक्टिव लिटरेसी रेट के नाम से जाना जाए, और शोधित को क्रूड
लिटरेसी रेट के नाम से जाना जाए। ठीक है, साक्षरता दर किसी राष्ट्र की, प्रदेश की ज़्यादा है तो जिसका सीधा संबंध होता है कि वहाँ का मानव विकास सूचकांक ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, वहाँ का मानव विकास अच्छा होगा। ये बात हम लोग को स्पष्ट करना है। ठीक है, प्रभावी साक्षरता दर में ध्यान रखिएगा कि 7 वर्ष या इससे ऊपर के समस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए यह 7 वर्ष का लिमिटेशन नहीं है। चलिए सूत्र लिख देता हूँ सीधे यहाँ कि प्रभावी साक्षरता दर कैसे प्राप्त करेंगे। तो ई इफेक्टिव एल आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है 7 वर्ष के ऊपर की शिक्षित आबादी या जनसंख्या बटे 7 वर्ष के ऊपर की कुल आबादी। भारत में पढ़ाई प्राइमरी शिक्षा 6 वर्ष से शुरू होती है ना, 5-6 वर्ष से। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसमें 7 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को नहीं लिया जाता है। प्रभावी साक्षरता दर के लिए 7 वर्ष के ऊपर की शिक्षित आबादी जितनी है और 7 वर्ष के ऊपर की जितनी कुल आबादी है उसको लेकर के साथ में अनुपात निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 के साथ कर दिया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी प्रभावी साक्षरता दर। शोधित साक्षरता दर में कुल शिक्षित आबादी लेते हैं बटे कुल आबादी, ठीक है, गुणे 100। तो जो हम लोग साक्षरता दर पढ़ते हैं वो शोधित साक्षरता दर ही पढ़ते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल और कुल आबादी जो है भारत की या किसी क्षेत्र की कुल आबादी गुणे 100 करके प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए ये दिखाना हमारा उद्देश्य था, यहाँ पे आपने ये देखा। अब आते हैं थोड़ा भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं। भारत की साक्षरता दर जो है 1951 में केवल 18.3% थी। चलिए जल्दी करते हैं। दूसरा 1971 में यह 28.3 हो गई। तीसरा पॉइंट समझेंगे कि 1991 में 52.2 हो गई। 2001 में 20 साल के गैप पे बता रहा हूँ 64.83 हो गई। 2011 में 74.04 है। 18 से चले थे स्वतंत्रता बाद से, आज की हमारी जो शिक्षा की दर है वो 74.04 है। ठीक है, ग्लोबली यदि देखा जाए वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक साक्षरता दर है वो 86% है। लगभग 12% भारत की साक्षरता दर वैश्विक औसत से कम है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मेल फीमेल देख लेते हैं। 18% मेल और इधर फीमेल मान लीजिए। तो 1951 में मेल जो थे 27.16, 71 में मेल थे 40.4, 91 में थे मेल जो थे वो 64, 2001 में 74 और 2011 में 82.14। ठीक है, लगभग ये मान के चलते हैं। ये मेल का था। फीमेल देख लेते हैं यहीं पे। 1951 में फीमेल केवल मतलब 8.86% महिलाएं शिक्षित थीं। ठीक है, महिलाएं। और 1971 में 15.3, 1991 में 39.29, 2001 में 53 और 2011 में 65.46 महिलाएं शिक्षित हैं। एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जेंडर गैप, मतलब साक्षरता में जेंडर गैप कितना रहा। 51 में जेंडर गैप था 18.3%,
71 में जेंडर गैप था 25.05, 91 में 24.05, 2001 में जेंडर गैप था 21.59, 2011 में 68 अब तक का न्यूनतम यहाँ पर है और अब तक का अधिकतम 1981 में हो चुका है 26। ठीक है, चलिए अब इससे क्या निष्कर्ष निकालना है? इससे यह निष्कर्ष निकालना है कि हम लोग देख रहे हैं कि 1951 में भारत के कुल 18% लोग ही पढ़े लिखे होते थे, जिसमें से 27% पुरुष और केवल 8% महिलाएं पढ़ी लिखी हुई थी। लगभग 18% का गैप है। 71 में 28% टोटल साक्षरता दर है, 40% इसमें पुरुष पढ़े थे और 15.3% महिलाएं पढ़ी थी। जेंडर गैप इनका 25% के आसपास है। 91 में 52% लोग, 64% पुरुष, 39% महिलाएं और 24% इनका जेंडर गैप है। और इसी के बीच एक है 1981 का दशक, जिसमें से 26% जेंडर गैप है। ठीक है, 2001 में जेंडर गैप आपका 21% है, टोटल 64% साक्षरता, 74% पुरुषों की है ना और 53% महिलाओं की। 2011 की साक्षरता दर जो है वो 82% महिला पुरुष हैं और 65% महिलाएं हैं, 65.46, और कुल जो है 74 है। इसका मतलब लगभग 26% लोग भारत में अभी भी अशिक्षित हैं। इसका मतलब 18% पुरुष अशिक्षित हैं और 35% महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं, और दोनों के बीच का 16.68% जेंडर गैप है साक्षरता में। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक तरीके से देखें तो शिक्षा साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। ठीक है, पर अभी वैश्विक 86 से बहुत कम है, जहां हमें पहुंचना है, आगे जाना है। ठीक है, मतलब 15-20 साल में शायद इस आंकड़े को प्राप्त कर जाएं। तो 1951 का मानव संसाधन मानव विकास सूचकांक तो था नहीं, 90 में आया, 1990 में आया है, तो मानव विकास सूचकांक तो था नहीं। लेकिन 1951 की मानव पूंजी की यदि हम लोग बात करें, 2011 की मानव पूंजी की बात करें, तो निश्चित रूप से यदि दोनों के बीच का अंतर देखें तो लगभग लगभग 50% ग्रोथ हुई है इसमें, है ना। तो लगभग 50% के आसपास हमारी जो आबादी है वो इस दौरान शिक्षित हुई है, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि हम श्रम से सेवा पर जंप कर गए हैं। समझ में आई बात कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिक से हम लोग सीधे किस पे, तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ठीक है, जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वो प्राथमिक सेक्टर पे काम करेगा, और जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो तृतीय सेक्टर पे काम करेगा, अर्थात वो सर्विस प्रोवाइडर बनेगा, अर्थात वो वाइट और गोल्ड कॉलर जॉब करना पसंद करेगा और करेगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा तीसरा सेक्टर बढ़ा है, तीसरा सेक्टर जो बढ़ने का कारण है वो यही है। तीसरा सेक्टर एजुकेशन का है, तीसरा सेक्टर सर्विसेज का है, तीसरा सेक्टर जो है वो वाइट और गोल्ड कॉलर जॉब का है। ठीक है ना, नॉलेज प्रोसेसिंग का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शिक्षा के कारण ही हुआ है, इस बात को यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव विकास सूचकांक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, शिक्षा पर ही निर्भर है। मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो नॉर्वे स्वीडन प्रथम स्थान पे होते हैं, मतलब प्रथम द्वितीय स्थान पे होते हैं नॉर्वे स्वीडन। हम लोग देखते हैं 2008 में भारत का मानव जो सूचकांक था 2008 में वो 0.467 था। आज जो है 2019 में 10 सालों में 0.640 पर पहुंचा है। ये औसत श्रेणी का है, ये मध्यम श्रेणी का है, तो हम मध्यम श्रेणी में हैं। इस अंक के साथ भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो
129वें स्थान पर है, ठीक है, 129वें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का जो HDI बढ़ा है वो उसमें अहम रोल एक किसका है, शिक्षा की साक्षरता की दर बढ़ने पर, ठीक है। कुछ चीज़ें और जिससे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि शिक्षा के कारण कैसे मानव संसाधन विकसित होता है। भारत के राज्यों की बात कर लें तो भारत के राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 93.91 है। और HDI राज्यों का देखा जाए तो केरल इस पे पहले नंबर पर है, 0.784 पॉइंट के साथ साथ उच्च श्रेणी में आता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो दूसरा सबसे शिक्षित राज्य है, दूसरा जो सबसे शिक्षित राज्य है वो मिज़ोरम है। लेकिन मिज़ोरम का जो HDI है, मिज़ोरम की जो साक्षरता दर है वो लगभग 95.58%। तो यहाँ की जो HDI है वो 0.695% है। तो इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा एकमात्र कारक नहीं है, नहीं तो ये 7 के आसपास होता, ठीक है ना। 7 के आसपास वाले दूसरे राज्य में चंडीगढ़, जिसकी साक्षरता 86% है, तो चंडीगढ़ को यहाँ रख लेते हैं अपन। चंडीगढ़ की जो साक्षरता है वो 86.93 है, जो कि ठीक ठाक स्थिति है। और इसका जो HDI है, HDI यहाँ का कितना है, 0.774 है। तो एक अनिवार्य कारण शिक्षा तो नहीं है, लेकिन सॉरी ये बात नहीं कहनी है, एक अनिवार्य कारण शिक्षा है लेकिन शिक्षा एक मात्र कारक नहीं है। यदि शिक्षा एक मात्र कारक होता तो मिज़ोरम का HDI ठीक ठाक होना था। यहाँ दूसरे कारक प्रभावित कर रहे हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा और आय। चंडीगढ़ की दूसरी चीज़ है, आय यहाँ की ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसका ये ज़्यादा है। पर एक बात आप इस आंकड़े से स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्यों की या किसी भी देश की जो HDI है उस पर एक अनिवार्य इफेक्ट कौन डालता है, शिक्षा डालता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें MP का, तो MP की जो साक्षरता है वो 70.63 है। और यहाँ की जो HDI है वर्तमान की वो 0.594 है। सबसे कम, एटलीस्ट जो सबसे कम है वो बिहार का है, तो बिहार की साक्षरता भी सबसे कम है। बिहार की साक्षरता 63.82% है। और यहाँ का जो HDI है वो भी सबसे कम है, 0.566। तो इन आंकड़ों के माध्यम से आप इस बात को साबित करेंगे कि शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है मानव संसाधन के विकास के लिए, ठीक है। इतनी बात इस चर्चा में थी जिसमें आप प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है। शायद आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। जहाँ यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका उत्तर दिया जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, शिक्षा के साथ साथ एक दूसरा तत्व है प्रशिक्षण। थोड़ी सी चर्चा उसकी करते हैं। प्रशिक्षण कब, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण भी इसमें है, कोचिंग भी इसमें है। कोचिंग मान लेते हैं, इन दोनों का काम होता है स्किल डेवलप करना या ज्ञान डेवलप करना, दोनों काम होता है इनका, ठीक है। तो प्रशिक्षण के कारण क्या आता है, प्रशिक्षण के कारण, प्रशिक्षण पहली बात तो किसी व्यवसाय आधारित होता है, जो कि शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू है, ठीक है ना। व्यवसाय आधारित होता है। इससे क्या होता है, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति प्रभावी दक्षता हासिल करता है। इससे उसका क्या होता है, इफ़िशियंसी में वृद्धि होती है, दक्षता उन्नयन होता है। जैसे मान लेते हैं कि जब आप किसी नौकरी या किसी सर्विस के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही अनिवार्य रूप से क्या है, मानव संसाधन विकास के तत्व हैं, साधन हैं। जो इस संदर्भ में समस्या है उनकी चर्चा कर लेते हैं। मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन तो है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां हैं, है ना। तो वो समस्याएं या जो इनकी चुनौतियां हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत हम लोग सबसे पहली बात पे करेंगे गांधी जी के कथन पर। गांधी जी ने कहा था कि यदि एक पुरुष को आप पढ़ाते हैं तो
आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं और यदि एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे सभ्यता को शिक्षित करते हैं। गांधी जी के इस कथन से एक बात मैं साबित करना चाहूँगा कि जो मेल और फीमेल के बीच एजुकेशन या लिटरेसी रेट का जो गैप है, इस गैप को सबसे पहले कम किया जाना चाहिए। ठीक है, एक अशिक्षित मतलब एक शिक्षित महिला क्या कर सकती है और एक अशिक्षित महिला क्या कर सकती है, इसके परिणाम भी यहाँ पे देखना है। गांधी जी के कथन से ही गांधी जी ने कहा कि एक शिक्षित महिला पूरे सभ्यता को सिविलाइज कर देती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि उस महिला को शिक्षा न मिले तो महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होगी, महिला अपने पोषण स्तर के प्रति जागरूक नहीं होगी। पोषण स्तर के प्रति जागरूक न होने के कारण उसके जो बच्चे होंगे वो कमज़ोर होंगे, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। और वो कमज़ोर बच्चे सीखने के प्रति उदासीन होंगे, उनका बौद्धिक सामाजिक और भावनात्मक पक्ष अच्छे से विकसित नहीं होगा। जो क्या करेंगे, जो रोंगड़ता की स्थिति पर जाएंगे। यदि इस महिला को आप पढ़ा दीजिए तो ये महिला इन बच्चों को शिक्षित कर सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकती है। तो तमाम बातें हैं इसी प्रकार की चुनौतियों में। दूसरी चुनौती है, समझ गए होंगे आप लोग, दूसरी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी भी भारत में अशिक्षितों की संख्या बहुत है। लगभग 30 करोड़ आबादी हमारी से अशिक्षित है। 30 करोड़ आबादी अशिक्षित है। इन 30 करोड़ आबादी तक हमें शिक्षा पहुंचाना है और शिक्षा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। भारत में लगभग 3.5 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 3.5 करोड़ बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इन बच्चों को शिक्षा देना हमारी चुनौती है। कैसे शिक्षा देंगे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कुछ तो जनजातीय क्षेत्रों में है, कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में हैं जहाँ मतलब जाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे हैं जिन बहुत ही गरीब मजदूर हैं। हाँ, इस बात को भी यहाँ पे इंडिकेट कर देना चाहूँगा कि 3.5 करोड़ लोग जो मतलब बच्चे जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, पैसे की कमी, मतलब वित्त की कमी। ठीक है ना। भारत का जो शिक्षा बजट है उस पर भी बात करेंगे। शिक्षा बजट कम है। भारत के शिक्षा बजट को ग्रो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मतलब शिक्षा पे भारत सरकार को और ज़्यादा देना चाहिए। वो तब होगा जब हमारा जीडीपी ज़्यादा होगा। वो कब होगा, जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी, तो उस इनकम का हम इसमें खर्च कर सकेंगे। मज़दूरों के पास एक गंभीर समस्या है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, जहां तक सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है, लेकिन उसके बाद वो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं में एक बात हमेशा जोड़ना चाहिए, जो हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी कई बार इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एकदम प्रतिबद्ध हो कि वो अपने देश के सभी बच्चों तक, जन जन तक शिक्षा पहुंचाएगी। इन सारी चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि हम इन सब चुनौतियों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम मानव संसाधन पर अच्छा काम कर पाएंगे। हाँ, इसके लिए क्या किया जा रहा है, इस पर तो ही आपका पूरा सिलेबस है। तो अभी हम लोग को आगे चल करके स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा है ना, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सब शिक्षा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो सारी चीज़ें देखना ही है, देखेंगे। पर आज का जो टॉपिक था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में आपने ये पाया कि मानव संसाधन के विकास में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, शेष आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अर्थात वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे श्री सुंदरम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।